आप लोग का पीजीटी है कि पीजीटी है? पीआरटी है? तो पीआरटी वाला तो आप अपने लिए और लोगों को काहे परेशान कर रहे हैं? बैठिए। बैठो तो खराब करिए। बैठो। अरे सुनबा तो अच्छे न लगी हो। हाँ? कुछ ऑनलाइन में जुड़िए गया, सब चला पढ़ाई हो रहा है सब लोगों का। कंचन सोनी, ये कौन है? ओरिजिनल नाम लिखो भाई। SUDIP, ये क्या समझे हम इससे? सुदीप। हाँ बहुत बढ़िया, कैपिटल में सब लिख दिया है सुदीप जी। बहुत अच्छे। अब चल रहा है, हाँ चलेगा, क्लास चलेगा। वही तो सोच रहे हैं कि पढ़ाएं क्या आप लोगों को आज। हमको तो जो लगता है वो ठीक है लगता है, लेकिन कितना करा पाएंगे ये तो देखना पड़ेगा, इसलिए तो सोच के कराते हैं, क्या करें। हम्म। आप लोग बताओ ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में चले कि क्या करें। अब आज भर का एक आध घंटे का समय है। क्वेश्चन तो देखते ही रहते हैं। दिखा दीजिए। अब इसमें टाइम काहे ला खराब करिएगा आप, ये गड़बड़ आदमी है। आए हैं तो कुछ ऐसा सीख के जाइए जिससे कि लगे कि पीआरटी सबका तो क्लियर है ना। हाँ, हाँ, चलिए। कुछ कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं आप लोगों से, जब आप लोग आए हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें कर लिया जाए, ठीक है। सब टीजीटी के लोग हैं तो थोड़ा सा तो समझदार बनना पड़ेगा। आप लोग जैसे कुछ थियरी होता है ना, उस थियरी को एक बार पढ़ के रखिएगा खुद से भी। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, कन्वेक्शनल थियरी, संवहनीय धारा सिद्धांत, ये तीन से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर का विस्थापन सिद्धांत, इसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दूसरा आप पढ़ के रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, संवहनीय धारा सिद्धांत।
संवहनीय धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल थियरी है संवहनीय धारा सिद्धांत। ठीक है, अगर ये तीनों पकड़िएगा तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, श्योर है। एक क्वेश्चन इसे पूछना ही पूछना है, अब जो पूछे उसके ऊपर निर्भर करता है। तो तीनों को तो हम लगभग बात कर ही दिए हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों से पूछा जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग शायद हम एक बार अंटार्कटिका पर बात कर रहे थे, अंटार्कटिका पर बात किए थे और ऑस्ट्रेलिया पर बात किए थे। अंटार्कटिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया पर बात किए थे और दक्षिण अमेरिका पर भी बात कर लिए थे। क्या दक्षिण अमेरिका पर भी बात कर लिए थे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका बचा हुआ है, यही ना। उत्तरी अमेरिका कहाँ हुआ था, पर कनाडा में बात हो रहा था, उत्तरी अमेरिका भी हो गया है। तो क्या यूरोप भी बात करें क्या, थोड़ा सा यूरोप और एशिया, दो चीजें बचा है हम लोगों के साथ। एक काम करिए, आज कुछ भी लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा लिख लीजिए, ये आपके दिमाग में छप जाए। कारण क्या है कि पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, अब पढ़ाने में समय आपका ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब फिर क्या भी करा देते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट उसका कंटेंट है उस कंटेंट पर बात कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सुदीप जी लगे हुए हैं इसी में कि सब कोर्स करा दिया जाए, कह रहे हैं कि सब कोर्स करा दीजिए। तो हम तो ज्योग्राफी ना पढ़ा रहे हैं, इसमें ज्योग्राफी तो करा ही रहे हैं, इसमें आपको सोचना ही क्या है। ठीक है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा चीजों को लिख लेना है। हम लोग अमेरिका को कर लिए थे, यूरोप नहीं हुआ है, एशिया नहीं हुआ है, अफ्रीका नहीं हुआ है, वही नहीं हुआ है। तो जितना कुछ हाईलाइट कर देते हैं हम चीजों को, जो काम का चीज है उसी को पढ़ लेना है। नहीं तो ये बहुत बड़ा बड़ा है, 4-4 दिन पढ़ाते हैं, 8-8 घंटा एक एक में लगता है। आप 8-8 घंटा क्यों दीजिएगा, आपको 8-8 घंटा देना ठीक नहीं है। ठीक है, एशिया से ही शुरू कर लेते हैं, मेजर हेडिंग लगा दीजिए एशिया और लिख लीजिए। सब लोग हिंदी माध्यम में है ना, तो समय थोड़ा बच जाएगा। अगर हिंदी माध्यम का सब लोग होंगे तो थोड़ा सा समय सबका बचेगा। ठीक है, सब लोगों का समय बच जाएगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है जहां, हाँ जाइए ना, क्या दिक्कत है, जहां टीजीटी वाले लोगों का चल रहा है जी। आप लोगों का, आपका क्या है, आप कहाँ जाइएगा, वो लोग तो पीआरटी। हाँ तो जाना, जिसको जाना है चल जाओ पहले, ताकि हम लोग कंटिन्यू तो हो जाए ना। बहुत मेहनत का समय है ना सबका, जो लोग आए हैं उन लोगों को तो बेहतर पढ़ा दिया जाए। चलिए बोर्ड पर बने रहिए। एशिया पर बात कर रहे थे, लिख लेना। एशिया विश्व के संपूर्ण जनसंख्या का कितना परसेंट, 29.5% क्षेत्रफल में, एशिया पढ़ रहे हैं ना, 29.5% क्षेत्रफल में, लगभग 30 लिखा होगा, एग्जैक्ट 29.5 होता है। 29.5% क्षेत्रफल में 60% जनसंख्या वास करती है, 60%। एशिया महाद्वीप जो विश्व के क्षेत्रफल है, जिसका 60% जनसंख्या वास करती है, वास करती है। पैराग्राफ चेंज करके देखिएगा। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर,
यूराल पर्वत, थोड़ा आवाज आज डाउन हो गया है, कोई बात नहीं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि एशिया को अमेरिका से पृथक करता है। एशिया को अमेरिका से पृथक करता है। एशिया को अमेरिका से पृथक करता है। ठीक है, तो एशिया से पृथक्करण एक क्वेश्चन लगभग आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता रहा है कि ये एशिया को आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लेना कि यूरोप से कौन कौन पृथक करता है, काला सागर, भूमध्य सागर, यूराल पर्वत। अफ्रीका से कौन पृथक करता है, लाल सागर और स्वेज नहर। वहीं इसको अमेरिका से कौन पृथक करता है, तो बेरिंग जल संधि अमेरिका से पृथक करता है, बेरिंग जल संधि। बस इतना से कुछ काम आपका यहां निकल जाएगा। सेकंड चीजों को थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखना। एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। एशिया में कितने प्रायद्वीप, 3 प्रायद्वीप। एशिया में 3 प्रायद्वीप है, 3 पेनिनसुला है। एशिया में 3 प्रायद्वीप है मेरे भाई। एशिया में 3 प्रायद्वीप है, 3 पेनिनसुला है। पेनिनसुला, हाँ अंग्रेजी वर्ड पेनिनसुला, हिंदी में प्रायद्वीप। 3 प्रायद्वीप है। एक अरब का पठार, अरब का पठार, कंचन जी जितना हार्ड देता है उससे ज्यादा हम पढ़ा दिए हैं, चिंता मत करिए। ठीक है, अब ये लोग कुछ आज परेशान है कि ज्योग्राफी में ज्यादा हार्ड पूछता है, तो हमने बहुत पढ़ा दिया है, जितना कम समय में पढ़ाए हैं ना। आप एग्जाम दे के आके फिर हमको कॉल करिएगा। चलो ठीक है, किसमें, कौन एग्जाम में? तो वो सब क्वेश्चन थोड़े बनाना होता है, वो सिलेक्शन वाला क्वेश्चन था, वो कैसे बन पाएगा इतना? एक महीना का पढ़ाई में से, एक महीना का पढ़ाई में से कैसे बनेगा, आप ही बताइए। इस पढ़ाई से, एक महीना का पढ़ाई से चाहिएगा बन जाए तो बनेगा? संभव है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा गंभीर सेट कर दिए थे, उतना गंभीर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आए? हाँ कुछ ज्यादा ही गंभीर था। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो कंटिन्यू रहना है इसमें। लिखे एक लाइन में, अरब का प्राय क्या क्या था, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का पठार और इंडो चीन प्रायद्वीप। तीसरा कौन सा है, अरब प्रायद्वीप, दूसरा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, और तीसरा है इंडो चीन का प्रायद्वीप। एक लाइन अरब के प्रायद्वीप को डील कर लो। हाँ, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसकी आकृति
जिसकी आकृति धनुषाकार है। थोड़ा कंटिन्यू हो जाना है। मध्य एशिया में पामीर गांठ, मध्य एशिया में पामीर गांठ या पामीर ग्रंथि, मैं कुछ कुछ कंटेंट ऐसे ही लिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये थ्रू आउट चल नहीं रहा है। धनुषाकार है, ये थोड़ा सा मतलब कंटेंट बीच बीच से उठा के लिखा दे रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन मतलब जहां से आता है, क्योंकि अब इसको मैप पर घुमाएंगे तो आप ही लोग परेशान हो जाइएगा कि सर कर क्या रहे हैं। देखिए पामीर ग्रंथि विश्व के सबसे ऊंची, हाँ पामीर ग्रंथि विश्व की सबसे ऊंची ऊंची ग्रंथि है। जी हाँ, पामीर ग्रंथि या पामीर गांठ विश्व का सबसे ऊंचा ग्रंथि है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है मेरे भाई, इसे विश्व का छत कहा जाता है। ऊंचा ऊंचा ग्रंथि है जिसे विश्व का छत कहा जाता है। एक लाइन पॉइंट लगा लेना है। गोबी का पठार, गोबी का पठार एक ठंडा मरुस्थल है। मंगोलिया वगैरह देख रहे हैं ना, वही गोबी का पठार मिलता है। एक पॉइंट, गोबी का पठार सबसे ठंडा मरुस्थल में से एक है, सबसे ठंडा मरुभूमि है। साइबेरियाई हवाएं उसको, उसके नमी को बढ़ा देती है, ठीक है। आगे हाँ टकला पर भी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, बस पॉइंट कुछ कुछ कंटेंट को नोट कर लेना है, आज बहुत काम आएगा अगर जरूरत पड़ गई तो। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जबकि सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील, सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील, कैस्पियन झील है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। अब कैस्पियन झील 7 देशों के साथ सीमा बनाती है, उन सब उतना गहराई तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, बस मोटा मोटा करते चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ाइए। एशिया को नदियों की सभ्यता का पालना एवं सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। एशिया को के नदियों को, एशिया के नदियों को सभ्यता का पालना और सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सभी धर्मों की आद्य भूमि, आद्य भूमि कहा जाता है। सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। दधा संयुक्त, सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है, ठीक है। एशिया में कुल कितने देश हैं? 48। एशिया में देश कितने हैं? 48 देश है एशिया में, 48 देश है, 48 देश है। अब देशों को अलग अलग पढ़ना संभव नहीं है, वो तो नॉर्मल क्लासेज में पढ़ाते रहते हैं। यूरोप को देख लीजिए, यूरोप में कुछ चीजों को कनेक्ट कर लीजिए, यूरोप से कनेक्ट कर लीजिए। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। आप क्लास करने आए हैं क्या? धीरे धीरे लोग आ रहे हैं।
क्यों जाम हुआ है आज? काहे जाम हुआ है? हाँ तो हम भी तो दूर से आते हैं पढ़ाने ना, महेंद्र से आते हैं, सबसे दूर से तो हम आते हैं। चलिए ठीक है। कहाँ थे हम लोग, कहाँ है? यूरोप में बात हो रहा है ना? ठीक है ठीक है। देखिए एग्जाम में अब ये सब आज बहुत डरे हुए हैं, ऑनलाइन वाले भी लगातार मैसेज कर रहे हैं लोग। अगर सबका जवाब देते रहे भाई तो पढ़ाएंगे कैसे, तुम लोग बताओ, ठीक है? डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, सबसे जरूरी तो ये है। एग्जाम सबका अच्छा जाएगा और बहुत कटअप इस बार नहीं जाएगा, कटअप भी बहुत जाने का उम्मीद नहीं रहेगा। कटअप पर तो हम भविष्यवाणी करते नहीं है, हम तो उससे दूर रहते हैं। कारण क्या है कि कटअप कटअप जो है मतलब उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चनों पर क्वेश्चन देख करके भी कटअप इस साल जितना लोगों ने डिसाइड किया, कटअप क्या था और क्या चला गया, उम्मीद से परे रहा है। वो सब एक अनुमान है, एक अनुमान पर चलते रहता है। और हम लोग सिलेबस के एक्सपर्ट है ना, अब उसमें से क्या पूछेगा वो तो वही जानता है। जब पूरे 6-7 महीना आपको पढ़ाए रहते तो उसके बाद हम कह देते कि ये चीज इसमें से आप डिसाइड कर दो, यही से प्रश्न आएगा। तो अभी तो सब चीज नया नया मिल रहा है, बहुत मुश्किल थोड़ा सा रहेगा यहाँ पे, ठीक है? बस परेशान नहीं होना है। और ये सब गुरु मंत्र चाहते हैं। देखो भाई पहला बात तो ये है सब लोगों से, आप लोगों से भी, कि ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं होता है किसी के पास। मेरा और आपके बीच का अंतर कितना है कि मैंने विषय वस्तु के साथ थोड़ा ज्यादा काम किया है, बाकी कहीं कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है? हमने विषय वस्तु पर ज्यादा काम किया, थोड़ा सा चीजों को ओरिजिनेट किया, आज आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो ये सब यूट्यूब वाला काम है, यूट्यूब वाला काम ये सब मत करिए। चलो ठीक है, पढ़िए। ये गुरु मंत्र ले लो, ये सब वहां का काम है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे थे? हाँ यूरोप में लिख रहे थे, लिखिए। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, हो गया है ना? यह 3 ओर से महासागरों से घिरा है, 3 ओर से महासागरों से घिरा है, 3 ओर से महासागरों से घिरा है। इसकी सबसे नवीन पर्वत आल्प्स एवं काकेशस है। इसकी सबसे नवीन पर्वत कौन सा? आल्प्स, आल्प्स एवं काकेशस है। इसकी सबसे नवीन पर्वत आल्प्स एवं काकेशस है। आल्प्स, आल्प्स एवं काकेशस है, काकेशस है। सबसे नवीन पर्वत आल्प्स एवं काकेशस है, आल्प्स एवं काकेशस है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस, एल्ब्रूस लिखा जाएगा कि लिख दे? एल्ब्रूस, सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस, जो काकेशस पर्वत में स्थित है। चलिए इसको जोड़ दिए, जो काकेशस पर्वत में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूज, जो काकेशस, काकेशस पर्वत में स्थित है, जो काकेशस पर्वत में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस, कहाँ? काकेशस पर्वत का हिस्सा है।
यूरोप में आइबेरिया का पठार, आइबेरिया का पठार, फ्रांस का मध्यवर्ती पठार, हाँ आइबेरिया का पठार, आइबेरिया, आइबेरिया का पठार सीधे पूछेगा यूरोप में, आइबेरिया का पठार, फ्रांस में आइबेरिया का पठार, कोमा फ्रांस का उच्च भूमि, फ्रांस का उच्च भूमि, ये आइबेरिया जो पूरे मतलब उसका आप उत्तर की तरफ चलेंगे ना, जहाँ आर्कटिक वगैरह ऐसी आर्कट, हाँ वहाँ मिलेगा वो जो है मिलेगा ना, इधर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा एक लाइन लिखिए इस पर। फ्रांस का उच्च भूमि और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट महत्वपूर्ण है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट महत्वपूर्ण है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट महत्वपूर्ण है। आप चेंज करिए, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए, नीदरलैंड में कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए महासागरों को पीछे धकेला गया है, महासागरों को पीछे धकेला गया है तथा तथा एक मोटी दीवार बनाई गई है, एक मोटी दीवार बनाई गई है जिसे डाइक कहा जाता है, इसी को डाइक, डाइक कहते हैं, इसे डाइक कहा जाता है। अब डाइक को हाईलाइट करके रखना है, डाइक क्या है, ये एक दीवार है, डाइक, यहाँ इसे डाइक कहा जाता है, इसे डाइक कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। अरे बहुत मोटी दीवार है, ये कंक्रीट का बना हुआ है, जी हाँ कंक्रीट का बना हुआ दीवार, हाँ समुद्र को पीछे ढकेल दिया खेत बनाने के लिए, क्योंकि आज भी अफ्रीका में खदान की सबसे बड़ी समस्या है, सॉरी अफ्रीका कह रहे हैं, यूरोप में वो खदान के लिए निर्यात पर निर्भर है, और सब देश भेजना बंद कर दिए तो भूखे मर जाएगा सब, ठीक है, और अपने को सबसे डेवलप कहता है, ऐसा डेवलप दिखता नहीं है। चलो आगे एक लाइन और लिखना है, लिखेगा एक लाइन में नीचे पॉइंट लगा के बस, नॉर्वे तट की भूमि, नॉर्वे तट की भूमि, हाँ नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे तट की भूमि फ्योर्ड कहलाता है, क्या कहते हैं इसको, फ्योर्ड, नॉर्वे तट के भूमि को फ्योर्ड, फ्योर्ड कहा जाता है, नॉर्वे तट की भूमि को फ्योर्ड कहा जाता है, जी हाँ नॉर्वे तट के भूमि को फ्योर्ड कहा जाता है। फ्योर्ड कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश, पॉइंट पॉइंट लगा के, फिनलैंड को झीलों का देश, नॉर्वे स्वीडन, एक पॉइंट लगा के लिखना है, नॉर्वे स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, नॉर्वे स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेविया कंट्री के नाम से प्रसिद्ध है, स्कैंडिनेविया के नाम से प्रसिद्ध है, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया कंट्री के नाम से प्रसिद्ध है। एकदम भेवी आई है ये, बार बार पूछता है कि निम्न में से कौन सा देश
स्कैंडिनेवियाई देश है, स्कैंडिनेवियाई देश है, स्कैंडिनेवियाई देश है। कौन कौन सा देश है मेरे भाई? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। बस हाँ, उधर वाले को 5 हुए। आगे लिखिए। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। जी हाँ, पॉइंट लगा के अगला पॉइंट मेंशन कर लेना है। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया, आइबेरिया कहलाता है। काला सागर और भूमध्य सागर के तट पर स्थित स्थित देश बाल्कन राज्य कहलाते हैं। बाल्कन राज्य कहलाते हैं। और भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश बाल्कन राज्य कहलाते हैं। ये बाल्कन राज्य में आते हैं। हाँ, बाल्कन बाल्कन बाल्कन। हाँ, ये जितना आज पढ़ा रहे हैं ना, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चुन चुन के ही पढ़ा रहे हैं। ये थ्रोली नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पॉइंट पॉइंट मेंशन करा रहे हैं। सुदीप जी आगे लिखो एक लाइन। लिथुआनिया, लाटविया व एस्टोनिया, तीनों को लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया बाल्टिक राज्य है। बाल्टिक राज्य है। लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, 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 ये बाल्टिक राज्य है। ये बाल्टिक राज्य है, बाल्टिक राज्य है। ठीक है, ये बाल्टिक राज्य की श्रेणी में आते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय मार्ग वोल्गा, वोल्गा नदी है, रूस में है। वोल्गा नदी है, रूस में है। हाँ, आगे लिखिए ना। यूरोप का सबसे व्यस्तम मार्ग राइन नदी है, राइन नदी है। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डेन्यूब, डेन्यूब एक नदी लिखिएगा, डेन्यूब। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फ्रांस की सीन नदी, फ्रांस की सीन नदी, सीन सीन, जी हाँ, सीन बोर्ड पर लिख दे क्या? अब छोटा छोटा बात क्या लिखवाइएगा जी। फ्रांस की जो है सीन नदी, सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल में गिरती है। इसी नदी के किनारे पेरिस, पेरिस नगर अवस्थित है। इसी नदी के किनारे पेरिस शहर 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 अवस्थित है। पढ़ा रहे हैं तो वही के लिए पढ़ा रहे हैं ना भाई, कि आपका क्वेश्चनवा मत छूटे। ठीक है, चलिए समय को यूटिलाइज कर लेना है। और इतने बेहतर चीजें शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं व्यर्थ की बातों को सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ ऐसे टारगेट समय में। ठीक है,
क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपके एक एक मिनट का बहुत कीमत है। अगर आप कहीं बर्बाद करते हो कोई आदमी भी तो महंगा पड़ जाएगा, यूज करिए उसका, ठीक है। चलो, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। पो 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 नदी को इटली की गंगा कहते हैं। कौन सी नदी है? पो नदी को। अब यूरोप से कोई नदी भी पूछेगा तो लगभग आपका प्रश्न पकड़ा जाएगा इतना ही 4 लाइन से। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। आगे देखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन में, पैराग्राफ चेंज करके, ये किसी से कोई टच नहीं करेगा। माने ये नहीं है कि पहले का पैराग्राफ दूसरा का से टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। अगर टच कराएंगे तो फिर खतरा हो जाएगा, ठीक है। लिखे एक लाइन, हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन, हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। हंगरी में पुष्टाज, हंगरी में पुष्टाज, ये भी पूछा है। हंगरी में पुष्टाज, हंगरी में इसका नाम क्या है? पुष्टाज। हंगरी में नाम है पुष्टाज, हंगरी में नाम है पुष्टाज, लिखते रहना है। हंगरी में पुष्टाज और यूक्रेन में एस्टेपी कहा जाता है। एस्टेपी, एस्टेपी। यूक्रेन को अन्न का भंडार या रोटी का डलिया कहा जाता है। रोटी का डलिया, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आगे देखिए, एक पॉइंट और, जुटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित, जुटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित, कौन सा प्रायद्वीप है? जुटलैंड, जुटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित डेनमार्क, जुटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए, डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाता है। इसे विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाता है। इसे विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाता है। इसे विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाता है। जी हाँ, और एक लाइन लिखना है इसी में, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महल, विश्व का सबसे बड़ा महल, विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन है। विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन, 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 वेटिकन सिटी नहीं, केवल वेटिकन, ये वेटिकन रोम में है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। है? ये वेटिकन शहर में, आप जो वेटिकन सिटी वर्ड दिए हैं ना,
तो पूरे वेटिकन सिटी ये यूएनओ का वर्ड है और यूएन ने इसे एक कंट्री का दर्जा दे दिया है, पर्यवेक्षक कंट्री। हाँ, पर जो है इसे एक पर्यवेक्षक कंट्री का दर्जा दे दिया है। विश्व में कितने देश हैं? 195, जिसमें से यूएन के जो कंट्री है वो 193 है और 2 पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक देश में एक वेटिकन सिटी और दूसरा पर्यवेक्षक देश फिलिस्तीन। एक वेटिकन सिटी और दूसरा पर्यवेक्षक देश फिलिस्तीन है। दोनों का नाम याद रखिएगा, एक वेटिकन सिटी और दूसरा कौन है? फिलिस्तीन। वेटिकन सिटी एंड फिलिस्तीन, फिलिस्तीन। ठीक है, चलिए एक लाइन कंटिन्यू करते रहना है। और काम की बात कुछ इसमें हम लोगों का, इटली का लैम्बार्डी का मैदान, इटली के लैम्बार्डी का मैदान, लैम्बार्डी का मैदान, लैम्बार्डी का मैदान चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट चेंज कर लीजिए, पॉइंट लगा लीजिए। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है तथा, हाँ हाँ, तथा कृषि प्रधान होने के कारण, कृषि प्रधान होने के कारण इसे किसानों का देश कहा जाता है। कृषि प्रधान होने के कारण इसे किसानों का देश कहा जाता है। यहाँ अंगूर, यहाँ अंगूर अंगूर से उच्च किस्म की शराब बनाई जाती है। अंगूर से उच्च किस्म की शराब बनाई जाती है जिसे शैंपेन कहा जाता है। उसी को शैंपेन कहा जाता है। शैंपेन, शैंपेन कहते हैं उसे, शैंपेन कहा जाता है। आइए थोड़ा सा 2 लाइन अफ्रीका पर भी पढ़ते हैं। किसमिस नहीं ना, ना 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 ना, किसमिस से शराब नहीं। आगे बढ़िए, अफ्रीका पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। अफ्रीका पर भी ऐसे ही 2-2 मतलब जो भी 10 लाइन कंटेंट हम लोगों के पास है उससे निकाल रहे हैं। ठीक है, आए आए, हाँ काला अंगूर होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने आपको क्या कहा कि भाई क्लास निकाला जा रहा है, क्लास को उस स्तर तक पहुंचा नहीं रहे हैं। एक एक कोई भी कंटिनेंट पढ़ाने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है और मैं आपका 8-10 घंटा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो 5 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट में पढ़ा रहा हूँ। तो 10 मिनट में कितना, लेकिन ये है कि जो काम की चीजें हैं घुमा फिरा के उन सबको इसमें लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए लिखिए अफ्रीका को, 2-4 लाइन लिखिए अफ्रीका पर। एकमात्र महाद्वीप, एकमात्र महाद्वीप जिससे, जिससे जिससे विषुवत, कर्क और मकर तीनों वृत्त गुजरते हैं। जिससे विषुवत, कर्क और मकर तीनों तीनों वृत्त गुजरते हैं। जिससे विषुवत, कर्क और मकर ये तीनों वृत्त गुजरते हैं, तीनों वृत्त गुजरते हैं।
तीनों वृत्त गुजरते हैं। विषुवत, कर्क और मकर, ये तीनों वृत्त गुजरते हैं। आगे एक लाइन में लिखना है, इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमाली है। सोमाली, हाँ, सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमाली है। सोमाली, सोमालिया देश भी है और ये सोमाली प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। ठीक है, एक लाइन लिखिए। सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील है, जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है और नील नदी का उद्गम होता है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है और नील नदी का उद्गम होता है, जो सबसे लंबी नदी है, जो सबसे लंबी नदी है और भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जित करती है। जो सबसे लंबी नदी है और भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जित करती है। पॉइंट लगा करके, जायरे सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। जायरे सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। जल ढोने वाली, जी हाँ, कांगो भी बोलते हैं जायरे को। जल ढोने वाली नदी है, जी हाँ, इसी को कांगे भी बोलते हैं। कांगो, कांगो, कांगे नहीं, कांगो सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह विषुवत रेखा को कितने बार में? 2 बार में काटती है। बहुत काम का कंटेंट एक और लिखिए। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित, जाम्बेजी नदी पर अवस्थित, जाम्बेजी नदी पर अवस्थित कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी नदी पर करीबा बांध है। इसी नदी पर कौन सा बांध है? करीबा बांध है। जी हाँ, इसी नदी पर करीबा बांध है। इसी नदी पर करीबा बांध है। इसी नदी पर करीबा बांध है। एक बांध लिख लेना है, कौन सा बांध है? करीबा। इसी नदी पर करीबा बांध बनाया गया है। लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, गर्म मरुस्थल सहारा, तथा कलाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका में है। दोनों बात ले, मरुस्थल सहारा और कलाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका में है। हाँ, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होगा, इधर से तो थोड़े होगा, वो शुष्क हो जाएगा। अटाकामा, अटाकामा शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, देखिए अटाकामा जो है, अब यहाँ का जो मरुस्थल है वो अलग चीज आप कह रहे हैं। ये तो टेम्परेचर तापांतर बता रहे हैं। तापांतर मतलब है, जैसे जो शीतोष्ण मरुस्थल होता है ना,
वो शीतोष्ण मरुस्थल में बालू कम बनता है, बस वहां वनस्पति नहीं होता है, वहां वनस्पति नहीं होता है। और यहाँ वनस्पति नहीं होने का कारण क्या है? यहाँ भी वर्षा का न्यून होना, वर्षा का न्यून होना। ठीक है, जैसे अंटार्कटिका भी मरुस्थल है, वहां बालू थोड़े है, वो तो बर्फ वाला है। शीतोष्ण का जो है शीत मरुस्थल है, शीतोष्ण भी नहीं, वो तो शीत मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल में क्या है कि 16 वर्षों से एक भी बूंद वर्षा नहीं हुआ है, पिछले 16 वर्षों से एक बूंद भी वर्षा नहीं हुआ है अटाकामा में। लद्दाख शीत शीत मरुस्थल में आएगा, अपना कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, हाँ कोल्ड डेजर्ट है। चलिए आगे लिखते रहेंगे। अटाकामा पता है ना, दक्षिण अमेरिका में। हाँ आगे लिख लीजिए। दो तीन चीजें और इसमें से ठीक कर लेना है। विश्व में सबसे अधिक तापमान लीबिया के अल अजीजिया में दर्ज किया गया है। विश्व का सबसे अधिक तापमान लीबिया के अल अजीजिया में दर्ज किया गया है। लीबिया के अल अजीजिया में दर्ज किया गया है। एक सेकंड, क्या हाल चाल है आप? क्या सबसे, हाँ सबसे सबसे ज्यादा तापमान लीबिया के अल अजीजिया में कितना डिग्री? हाँ अल अजीजिया, लीबिया के अल अजीजिया में नहीं, वो दीत देत वैली तो जो है उसके लिए जाना जाता है। हाँ देत वैली नहीं, लीबिया के अल अजीजिया में 58 डिग्री, 58 डिग्री। एक चीज और इसमें मेंशन करते जाइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती, सोमालिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। जिबूती लिखे क्या बोर्ड पर? इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। ब किसमें? हाँ 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 इथोपिया, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री होगा। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इथोपिया, इथोपिया जो है ये लैंडलॉक नहीं है, इथोपिया भी लैंडलॉक नहीं है, इरिट्रिया भी लैंडलॉक नहीं है, जिबूती भी नहीं है, इथोपिया भी नहीं है, सिमोलिया सिमालिया भी। अच्छा ये इथोपिया, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री होगा। इथोपिया लैंडलॉक क्यों होगा कि एक तरफ से जिबूती से लगा है, एक तरफ सोमालिया से नीचे है, बीच में जिबूती है, ऊपर इरिट्रिया है, ऐसा देश है, ऐसा देश है वो। ठीक है, यहाँ इसके सोमालिया है, यहाँ जिबूती है और इधर से इरिट्रिया फैला हुआ है, यहाँ इरिट्रिया फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो है सागर है, तो ये मिल जाता है। ठीक है, इथोपिया है। ठीक है आगे लिखिए, एक लाइन लिखते जाइए। स्थलरुद्ध देशों पर छोड़िए, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 14 देश है स्थलरुद्ध देश। हाँ अफ्रीका में कितने देश स्थलरुद्ध हैं? 14 देश है। सबसे ज्यादा देश इसी में है, कितने देश हैं? 54 देश है।
देशों की संख्या कितनी है? 54 है, 54। 54 के लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, 14 देश लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप। अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप। क्या कहते हैं काला महाद्वीप? नहीं देखिए, ये मतलब नहीं, सुनिए, ये जो यहाँ कॉलोनियां विकसित करने लगे आकर के यूरोप वाले ना, तो यूरोप वाले काला काला कह के बुलाने लगे। हाँ, वो काला कह के बुलाने लगे। देखता है ना, कोई गांव में कमजोर आदमी होगा, उसके बेटा का नाम लोग बिगाड़िए देगा, बिगाड़ देता ही नहीं बिगाड़ देता है। अमीर आदमी होगा, उसका बेटा भले चिप्स बॉय हो तो क्या है, लोग उसको एकदम डॉली डॉगी बना देगा, है कि नहीं है? वही कहानी है बेचारे यूरोप की, अफ्रीका की, कि यूरोप वासी आए और वो कहने लगे सबको काला है, तो पूरा यूरोपे कहलाने लगा काला है। ये तर्क मत दीजिएगा कि सर लोग काला है इसीलिए काला कहते हैं, ये तर्क दीजिएगा तो जानते हैं क्यों फंस जाइएगा, आप लोग फंस जाइएगा। खास करके कमीशन के बच्चों को बताया जाता है कि मतलब इस व्यक्ति में जो है अभी भी असमानता की गुण शामिल है। नहीं, वो भौगोलिक कारण वो सही है, लेकिन आप अपने नस्लीय विभेद को क्यों पटल पर रखोगे? आप तो कह दो ना कि सर उपनिवेश वाले आए थे और वही काला काला कह के काम कराने लगे, काला महाद्वीप कहते हैं, अंध महाद्वीप कहा। एक दो लाइन और इसमें मेंशन कर लीजिए, ठीक है। अफ्रीका विश्व का ऐसा महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप है जहां लगभग सभी युगों की, जहां लगभग सभी युगों की प्राचीनतम और नवीनतम संस्कृतियां मिल जाती है। सभी युगों की प्राचीनतम और नवीनतम संस्कृतियां मिल जाती है। प्राचीनतम और नवीनतम संस्कृतियां मिल जाती है। यहाँ एक धर्म सर्वात्मवाद है, यहाँ एक धर्म सर्वात्मवाद है, बीबीआई करके लिखना है इसको। यहाँ एक धर्म सर्वात्मवाद है, बोर्ड पर रहिएगा। यहाँ का धर्म क्या है? सर्वात्मवाद है। यहाँ एक धर्म सर्वात्मवाद है। यहाँ एक धर्म सर्वात्मवाद है। हाँ, लिख लीजिए एक लाइन। यह प्रकृति प्रेम, यह प्रकृति प्रेम और सामूहिक सद्भाव पर आधारित है। और सामूहिक सद्भाव पर आधारित है। 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 अब सब देश को पढ़ाना मुश्किल है, इसमें से किन किन चीजों को निकाल दिया जाए। एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिख लो, थोड़ा फसल पर भी लिख लेते हैं। अफ्रीका में नील नदी की घाटी सबसे उपजाऊ घाटी है। जैसे भारत में गंगा है, वैसे ही वहां का नील है। नील नदी की घाटी सबसे उपजाऊ है, जहां जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है।
अब जहां जलोढ़ मिट्टी होगा तो जो अपने यहाँ फसल उगाया जाएगा उस इस बेस पर मार दीजिएगा कि नहीं? थोड़ा सा तो लगेगा जलोढ़ मिट्टी है तो फसल कौन उपजा सकते हैं, उधर मारना ही पड़ेगा, उधर मत ले जाइए हमको, हाँ करना ही पड़ेगा। आगे लिखिए, तंजानिया के जंजीबार, हाँ तंजानिया का जंजीबार, तंजानिया का जंजीबार और पेम्बा द्वीप में, तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीप में, पेम्बा पेम्बा द्वीप में, यहाँ पेम्बा द्वीप में लौंग और इलायची प्रचुर मात्रा में मिलता है। लौंग और इलायची प्रचुर मात्रा में मिलता है। लौंग और इलायची प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा लौंग कहाँ, तो ये भी याद रखना है विश्व का सबसे ज्यादा लौंग भी वहीं जंजीबार में, ठीक है, सबसे ज्यादा लौंग जंजीबार में। एक लाइन और लिखिए, सोना हीरा और प्लेटिनम के उत्पादन में, सोना हीरा और प्लेटिनम के उत्पादन में, सोना हीरा और प्लेटिनम के उत्पादन में अफ्रीका का प्रथम स्थान है। अफ्रीका का प्रथम स्थान है। अफ्रीका का प्रथम स्थान रहा है। कंट्री वाइज ये चीजें जाएगी तो चीन में जाएगा। हम लोग मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं कंटिनेंट वाइज पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? कंटिनेंट वाइज पढ़ रहे हैं। तो महाद्वीपों के आधार पर अभी भी शीर्ष पर कौन बना हुआ है? अफ्रीका बना हुआ है। एकदम चिंता नहीं करना है, एरर लेस जानकारियां आप तक डिलीवर होगी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए। अब इसमें जैसे कांगो, जायरे, इन सब देशों पर भी आपसे बात करनी थी, लेकिन बात नहीं करेंगे, किसी और टॉपिक की ओर हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। ये सब हो गया, मतलब नाम तो सबका रख ही दिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सब तो लिख ही लिए हैं। लिखे क्या? नहीं लिखे? इससे पहले तो पढ़े हुए किए थे ना, तो यही ना बचा था आज। हो गया, कहाँ जाएगा रे बालक? थोड़ा सा लिख लीजिए, मेजर टॉपिक लगा लीजिए ना आकर के, थोड़ा सा देखते हैं। नगरीकरण, इस सब में नगरीकरण, नगरीकरण, जी हाँ नगरीकरण, विश्व में नगरीकरण पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, विश्व में नगरीकरण पढ़ रहे हैं। नगरीकरण, नगरीकरण, प्रवास, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, इस पर बात कर लेते हैं। एक शब्द आता है नगर। नगर कहते किसको है? मतलब नगर किसको कहिएगा? हाँ देखिए, तो अमेरिका अगर आपको पहुंचा दिया जाए बाबू, तो वहां पर गांवों जो है अपने यहाँ के नगर से ज्यादा विकसित है। वहां के गांवों में चौड़ा चौड़ा रोड है, बड़ा बड़ा घर है, नेट शहर के बराबर काम करता है, सब गांव में स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब व्यवस्था है। तो क्या कहिएगा? हाँ, जो इसका वैश्विक परिभाषा दिया गया उसको सीखिए। ये बार बार एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नगरीकरण से पूछते रहता है कि जहां 75% से अधिक, 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो, गैर कृषि कार्य में लगी हो,
गैर कृषि कार्य में लगी हो उसे नगर कहा जाता है। इसी को नगर कहा जाता है, इसी को नगर कहा जाता है। जहां 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो इसे ही नगर कहा जाता है। इसी को नगर कहते हैं मेरे भाई, यही नगर है। ठीक है, इसी को नगर कहा जाता है। इसी को नगर कहते हैं। ठीक है, उन नगरों में एक प्रवासन प्रवासन हेडिंग डाल दीजिएगा। थोड़ा पढ़ के नगर पर पहुंचते हैं। एक हेडिंग डाल दीजिएगा प्रवासन, एक हेडिंग डाल देना है प्रवासन। लिखिए प्रवास का तात्पर्य है, प्रवास का तात्पर्य है मानव समुदाय का मानव समुदाय का एक भौगोलिक इकाई से एक भौगोलिक इकाई से एक भौगोलिक इकाई से मानव समुदाय का एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों द्वारा स्थानांतरण कारकों द्वारा स्थानांतरण। ठीक है, देखिए प्रवास के नियम, प्रवास के नियम एक लाइन में लिख लेना है इसको। ठीक है, प्रवास के नियम क्या है? प्रवास के नियमों का निर्धारण प्रवास के नियमों का निर्धारण जॉर्ज रेवेनस्टीन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज रेवेनस्टीन ने किया था। जॉर्ज रेवेनस्टीन ने उसका नाम टीन है, जॉर्ज रेवेनस्टीन। जॉर्ज रेवेनस्टीन रेवेनस्टीन ने किया था। जॉर्ज रेवेनस्टीन ने किया था। जॉर्ज जी हाँ, जॉर्ज रेवेनस्टीन ने किया था। उनके अनुसार
उनके अनुसार उनके अनुसार उनके अनुसार अधिकतर प्रवास कम दूरी के होते हैं। अधिकतर प्रवास कम दूरी के होते हैं और कम दूरी के प्रवास में स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कम दूरी के जो है प्रवास में स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कम दूरी के प्रवास में स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये VVI करके लिख लेना है, ठीक है। बार बार प्रश्न इसे रिपीट किया है। आगे लिखेंगे, प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक होता है। प्रवास का मुख्य कारण कैसा होता है? आर्थिक होता है। प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक होता है। यही कारण है कि ग्रामीण लोगों में प्रवास की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। ग्रामीण लोगों में प्रवास की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। पॉइंट लगा लेना है, प्रवसन के कारण। 2-4 पॉइंट मेंशन कर लेना है, ठीक है। प्रवसन के कारण, जी हाँ, प्रवसन एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो आप तो डिफिनेशन छोड़ दिए इसका, और हम आज लगे हुए हैं कि आप लोगों को पतली पतली गली से निकालें। मैंने कोई बड़ा चीज हम पढ़ाए नहीं, लेकिन ये भी है कि एग्जाम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एग्जाम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, लिखिए एक लाइन में, कारण क्या है? पहला, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण किसको कहिएगा? मतलब जैसे ब्याह हुआ हो जाता है, अरे ब्याह हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह लोग चले गए कि नहीं चले गए, वो। दूसरा लिखिए आर्थिक कारण। पहला लिखे हैं सामाजिक कारण, जैसे विवाह में। विवाह में दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। तीसरा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। और नेक्स्ट है बलपूर्वक प्रवास। बलपूर्वक प्रवास। बलपूर्वक प्रवास, ठीक है। सुनिए, आज खत्म, हम आ रहे हैं 10